हेलो बच्चों, तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12th न्यू मॉडल सेट का सॉल्यूशन। तो देखिए हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस इन नेचर। निम्न में से जो दिए गए हैं उसमें अक्रिस्टलीय कौन सा है? तो आप जानते हैं अक्रिस्टलीय यहाँ पर होगा ऑप्शन डी यानी कि ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यहाँ आप इस वर्ड पर ध्यान देंगे कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है। देखिए आप जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके जो डी सेल होते हैं, डी सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिसके डी सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम पैरामैग्नेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम अगर देखेंगे ये दो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है TiO2। तो आप देखेंगे TiO2 को, Ti का अगर हम ले लेते हैं X, ऑक्सीजन का हमारे पास ऑक्सीजन के लिए 2 माइनस होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो 2 हो गए। और इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं तो X का वैल्यू आता है मेरे पास 4, यानी कि हम कह सकते हैं Ti के ऊपर +4 दिया हुआ है। और आप जानते हैं जैसा कि आपको याद होगा Ti का कितना होता है, 22 होता है, 22 होता है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन, इनका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप बनाने जानते हैं, तो 4s2 3d2 होता है, यानी कि 2 और 2 यहाँ कितने हो गए, 0 हो गए। फिर उसी प्रकार से आप NaCl को लेते हैं तो Na पर होता है प्लस, Cl पर हो रहा है माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ भी कितने हो गए, 0 हो गए, ये भी खत्म हो गया। N2 के बारे में आप जानते हैं कि N2 क्या होता है, डाईमैग्नेटिक होता है। N2 क्या होता है, डाईमैग्नेटिक होता है। N2 डाईमैग्नेटिक होता है। तो बचता है Cu जो हमारे पास है CuO अगर O के पास आप जानते हैं कि -2 होता है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। और आप जानते हैं Cu का होता है 29 का, यानी कि अगर हम करेंगे तो 4s1 और 3d10। अब यहाँ से हम 2 ले लें तो यहाँ 2 हो जाए, और यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास 3d9 हो जाएगा, 3d9 हो जाएगा। तो 3d9 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन होगा ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, CuO पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द लार्जेस्ट आयोनिक रेडियस। देखिए आपको याद रखना होगा, लार्जेस्ट आयोनिक रेडियस की जब भी बात की जाए तो हमें देखना है कि जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा उतना ही कम आयोनिक रेडियस होता है। इस बात को याद रखेंगे, जितना ज़्यादा होगा प्लस चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही आयोनिक रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो बस इसे हमें ध्यान दे देना है। तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट बोथ आर फाउंड इन। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, उस पर उतना लेना देना नहीं है। फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट बोथ आर फाउंड इन, तो आप पढ़े होंगे कि फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों AgBr में पाए जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। तो इसका आपको याद रखना होगा सीधे सीधे कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन का नेचर ऑफ द पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और पिछले बार भी पूछा था कि मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml। आपको पहले यहाँ इसको सॉल्व करना होगा, तो आपको पहले NaOH का मोलर मास निकालना होगा। तो Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन कितना होता है 1। तो अगर आप सबको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब आप मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला जानते होंगे। मोलरिटी बराबर क्या होता है, आप पढ़े होंगे। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बटे मोलर मास। इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू होता है, मोलरिटी गिवन मास बटे मोलर मास इनटू 1000 बटे वॉल्यूम, और वो भी वॉल्यूम किसमें, इन ml में। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो गिवन मास है वो 2 ग्राम दिया हुआ है, और मोलर मास NaOH का भी हमने निकाला था, कितना आया था 40,000 है ही मेरे पास, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 200 ml। इससे आप ब्रेक कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से 4, यानी कि 1 बाई कितना रहा है, यहाँ 2 और यहाँ 2, 1/4। तो यहाँ 1/4 यानी कि 0.25। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा वो होगा 0.25, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 200 ml वाटर इज एडेड टू 500 ml ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द डिल्यूट सॉल्यूशन। बच्चे आप इसका याद रखे होंगे, आपको फार्मूला एक याद होगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। आप ऐसे बनाते थे,
यहाँ देखेंगे कि हमारे पास m1 कितना दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है 0.2, m1 कितना दिया हुआ है 0.2, तो हम लिख देंगे 0.2। वॉल्यूम फर्स्ट कितना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम फर्स्ट कितना दिया हुआ है 500, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे 500 इक्वल टू, हमें m2 नहीं मालूम है, m2 निकालना ही है। वॉल्यूम टू क्या हुआ कि फाइनल वैल्यू कितना मिला, तो 200 ml यहाँ, 500 ml यहाँ, तो 200 और 500 कितना हो गया 700। सॉल्व कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और 0.2 इंटू 5 करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल टू m2 इंटू 7, यानी कि m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/7। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.1428, यानी कि हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज, मोलर कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है। देखिए यहाँ पर मिस्टेक है, मिस्टेक में क्या दे दिया है कि यहाँ पर 5 लिख दिया है, जबकि ये होना चाहिए था एस। एस किसके लिए आता है, सीमेन के लिए आता है। एस किसके लिए आता है, सीमेन के लिए आता है। तो इसका होता है ऑप्शन ए, इसे आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए। एस सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, हो सकता है ऐसी समस्याएं आई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फॉर ए गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए गैल्वेनिक सेल के लिए कुछ बेसिक बातें आपको याद रखनी होगी। बेसिक बातें क्या याद रखनी होगी कि देखिए जब एनोड हो तो एनोड के पास निगेटिव चार्ज होता है, इसको याद रखेंगे। एनोड पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है गैल्वेनिक सेल में, और कैथोड रहेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और एक और बात, जब निगेटिव चार्ज होंगे तो ये ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ आप याद रखेंगे एनोड चार्ज पर ऑक्सीडेशन प्लेस करेगा और कैथोड पर रिडक्शन करेगा। तो आप यहाँ से पूछ रहा है हमसे कि गैल्वेनिक सेल में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो हमने पढ़ा एनोड के लिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और निगेटिव चार्ज होगा, जबकि कैथोड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और रिडक्शन होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो एनोड पर नेगेटिव चार्ज चलो है ही, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज ये भी सही है। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, जबकि हमने पढ़ा है कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है, रिडक्शन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन होगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, तो सेल कांस्टेंट का यूनिट जो होता है पर सेंटीमीटर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा डी। अगला पूछता है हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 टू Al-। देखिए यहाँ Al माइनस नहीं देना चाहिए था, यहाँ पर सीधे Al देना चाहिए था। अगर क्वेश्चन Al भी पूछेगा तो उसको कोई लेना देना है नहीं। देखें आप Al3 प्लस है, ये बन क्या रहा है, Al बन रहा है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो मेरे पास क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए हम इलेक्ट्रॉन्स को 3 F भी तो लिख सकते हैं फैराडे के लिए, और 1 फैराडे इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम है 96,500 कूलम। तो 3 फैराडे का मतलब क्या होगा, 3 गुना, हम आगे लिख देते हैं 3 गुना 96,500। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, यहाँ भी आ गया 0, 15 5 9 8 2 8 9 5 0 0, इतना कूलम्ब आ गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही जाएं तो देखिए Al3 प्लस दिया हुआ है। अब यहाँ एक और बात याद रखें, Al माइनस मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक और कमी यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मुझे क्या करनी होगी, 4 × 96,500 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जो वैल्यू आएंगे वो इसमें हम सेटिस्फाई कर लेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस इसे याद रख लेना है। इसका क्या होता है, सेकंड वाला होगा पर मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 का होगा ऑप्शन नंबर बी, पर मोल लीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन, याद रखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो यह जो होता है कंसंट्रेशन पर तो बात करता है, एक्टिवेशन एनर्जी पर भी बात करता है, टेम्परेचर पर भी, तो सिर्फ बात नहीं करता है तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इमल्सन इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ।
इमल्सन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ। आपको मालूम है ना इमल्सन क्या होता है? इमल्सन का मतलब होता है वैसा सॉल्यूशन जिसके दोनों फेज लिक्विड होने चाहिए ना, तो जो दोनों फेज लिक्विड होने चाहिए। तो डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आप अगर अच्छे से याद रखे होंगे, अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, तो आपको एक एक टॉपिक कि जो दिया गया है क्वेश्चन बहुत भारी नहीं दिया है, आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगर क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज कंसंट्रेटेड बाय द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। ध्यान दीजिए, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है? आपको याद होगा कि जब सल्फाइड के ओर को, ओर यानी कि अयस्क को ना हम मतलब प्रोसेस कराते हैं, तो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा ही वो वर्क कर पाता है ना। तो सल्फाइड के अयस्क को, तो सल्फाइड के अयस्क आपको याद रखना होगा कि सल्फाइड का अयस्क क्या है? तो वो है कॉपर पायराइड। कॉपर पायराइड जिसका आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है? CuFeS2। ध्यान देना, CuFeS2 कॉपर पायराइड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड। हमें यहाँ पर पता करना होगा कि ऑक्साइड कौन सा है। देखिए बच्चे, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको ध्यान देना होगा कि इन ऑप्शनों के लिए आपको इनके फार्मूला को जानना होगा कि इनका कंपाउंड फार्मूला क्या होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, ऑक्साइड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन मिल जाए। तो यहाँ पर मेल्चिट दिया हुआ है, तो इसका जो आप जानते हैं इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला CuCO3 CuOH का Hal2 ना। तो आप देखेंगे ये क्या है? कार्बोनेट है। कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस का बात करेंगे तो कॉपर ग्लैंस का क्या होता है? Cu2S। फिर है हेमेटाइट, हेमेटाइट का आप जानते हैं Fe2O3। और जिंक ब्लेड का क्या होता है? ZnS। जिंक ब्लेड का क्या होता है? ZnS। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है? ये तो कार्बोनेट है, तो यानी कि पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। कॉपर ग्लैंस Cu2S यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तो और है ही नहीं दिख रहा है। हेमेटाइट, हेमेटाइट में क्या दिख रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। देखिए एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं बच्चे? याद रखेंगे, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड वैसे हाइड्रोक्साइड को कहते हैं जो ना तो एसिड होता है, जो मतलब जो ना एसिड के कैरेक्टर को दर्शाता है और ना बेसिक के कैरेक्टर को दर्शाता है। तो जो एसिड बेस यानी अम्ल और क्षार दोनों के कैरेक्टर को नहीं दर्शाता है उन्हें एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड होता है बेरिलियम से, तो ये हमारा BeOH का Hal2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का होगा ऑप्शन सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Xe इन XeF2। XeF2 ना, तो XeF2 आप याद है, XeF2 यानी कि जो जेनॉन है, जेनॉन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जेनॉन के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि कितने बच गए बाहर में? यानी कि 6 बच गए। कितने बच गए? 6 बच गए। तो अगर जेनॉन के बाहरी कक्षक में 6 बच गए और मेरे पास कितने हैं? 2 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन हम यहाँ लगा दिए और एक फ्लोरीन को हम यहाँ लगा दिए ना। तो इन दोनों के साथ ये क्या बना दिए? बॉन्ड बना दिए। और बच गए यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ हम यहाँ कर लेंगे। आपको याद है ना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो आपके पास कितने लोन पेयर हो गए? लोन माने जो रिएक्ट नहीं कर पाए, 3 गो लोन पेयर हो गए और 2 गो क्या हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए। 2 क्या हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए ना, बॉन्ड पेयर हो गए। तो मेरे पास टोटल कितने पेयर बने? तो 5 हमारे पास टोटल पेयर बन गए। अब देखिए 5 टोटल पेयर जो बने हैं उसको आप बनाते चलें। तो सबसे पहले हम sp3 में इनको बांटेंगे तो क्या होगा? S, फिर क्या बनेगा? P3 और फिर क्या बन जाएगा? D, sp3d ना। 3, एक यहाँ 4 एक यहाँ 5, sp3d यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनॉन इन XeF2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का होगा ऑप्शन सी, sp3d। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स इज कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो याद रखना है इसमें कि कलर वही होता है, कलर वही होगा जिसमें 1 से लेकर के 9 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें 1 से लेकर के 9 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि D1 से 9 तक, ये आपने पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? Ti 4+, Ti कितना दिया है? 4+। तो देखेंगे Ti का कितना होता है? Ti का होता है 22। आप जानते हैं Ti का कितना होता है? 22 होता है। तो इसके अंतिम में क्या हो जाएंगे? 4s2 और 3d2। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। आगे आते हैं V2। V का कितना होता है? V2 यानी कि ये V2 का होता है 23 यानी कि 4s2
और 3D3, ये हम अंतिम का लिख रहे हैं जो आर्गन के बाद होता है। तो यहाँ क्या हो गया, H2 के बदले में यहाँ पर क्या हो गया, D3 हो गया। D कितना हो गया, 3 हो गया। तो यह जो D3 है इससे हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NiCO4। NiCO4 निकेल के साथ हमें इसका, ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम लग रहा है वो क्या है कि CO कोबाल्ट दिया है, जो कि कोबाल्ट नहीं होगा, CO होना चाहिए था, जो कि शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। बहुत सारा हम लोगों को प्रिंटिंग मिस्टेक देखने को मिल रहा है। तो इस बात को याद रखेंगे कि जब भी निकेल के साथ CO आता है, जब भी निकेल के साथ CO आता है तो उसका 0 हो जाता है। याद रखेंगे, उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो भी ये दिया हुआ है तो उसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ PT C2H4Cl3। तो PT का निकालना है, तो PT के लिए क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। C2H4 का हो जाएगा 0। और क्लोरीन के लिए कितना हो जाता है, -1। और चूंकि कितने हैं, 3 है, और हम जानते हैं कि पावर कुछ नहीं, तो यहाँ हम क्या देंगे, 0 दे देंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे तो x -3 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 को देखें। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है CH3CH2 I + KCN एल्कोहलिक ए हियर। तो आप बस इतना याद रखना कि ये वाला जो I है और ये वाला K है ये हट जाएंगे और बना देंगे KI, और बाकी चीज़ जो जैसे हैं ये सीधे सीधे इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे। तो रिएक्ट करके क्या बनेंगे, CH3CH2 I हट जाएगा, उसके जो ऊपर क्या हो जाएगा, CN हो जाएगा, और साथ ही साथ बनेगा KI ना। हमें बस देखना है कि CH3CH2 CN कहाँ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 22 का बी में है। और एक बात और याद रखेंगे, अगर KCN के जगह पर AgCN रहेगा, बच्चे ध्यान देंगे, KCN के जगह पर AgCN रहेगा तो जब वो रिएक्ट करेगा तो NC बनेगा, ना कि CN बनेगा। इसको आप ध्यान देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है वन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर इज, वन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर इज। तो आप एक बात याद रखेंगे कि जब एल्किल हैलाइड को आप ले रहे हैं तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको याद रखना है कि वह विलियम सिंथेसिस होगा। ज़्यादा भी याद नहीं रखना है, आप पढ़ते रहेंगे क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप यहाँ पर रेडी करके काम चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है रिएक्शन ऑफ HCHO, यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है, HCHO विथ CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड दिया गया है ना, फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है ना। अब ये फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन जो आप करा रहे हैं वो किसके साथ करा रहे हैं, CH3MgBr के साथ ना। तो जब आप इसे रिएक्शन करा रहे हैं तो ये दोनों मिल करके जो बनते हैं वो दोनों मिल करके क्या बनेंगे, C यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, एक यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाएगा और MgBr यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा, साथ ही साथ CH3। और जब इसको आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आप पाएंगे, तो आप क्या पाएंगे, थोड़ा सा आगे इसको लिख देते हैं। इसको आप जब पाएंगे तो वहाँ देखना कि आपको ऐसा मिलेगा ना, CH3 और साथ ही साथ MgOH Br ये मिलेगा। तो आप ये जो हमारे पास रिएक्शन दिया है बस इस रिएक्शन को ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है, CH3 है, यहाँ एक कार्बन दिया हुआ है, यानी कि मेरे पास क्या है, CH3 CH2 और ऊपर में क्या है, OH है। तो देखना है बस कि CH3 CH2 और OH कहाँ है, CH3 CH2 OH कहाँ है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप बच्चे अगर थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसमें मेहनत करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है लुसाक दिस इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। लुसाक टेस्ट कहाँ पर यूज किया जाता है, तो इसका होगा ऑप्शन ए, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्टियरी दे दिया, यानी कि टर्टियरी होना चाहिए था एल्कोहल। इनके लिए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टियरी में डिफरेंस करने के लिए हम लुसाक टेस्ट यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है CH3COOH, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। तो इसमें आप याद रखना कि ये CH3COCl बनेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड बाय, एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड बाय। तो देखिए एसिड क्लोराइड यानी कि जैसे मान लेते हैं CH3C
NaOCl, इसके साथ हम क्या किए, रिडक्शन कराए ना, रिडक्शन कराए यानी कि H ले लिए, तो मेरे पास क्या बन के तैयार होगा, CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का H। और ये जो एल्डिहाइड बन रहा है, यहाँ रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन दे रहे हैं ना, तो ये जो रिडक्शन होता है, इस रिडक्शन को रोजेमंड रिडक्शन कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 27 का होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है टॉलेंस रिएजेंट इज, टॉलेंस रिएजेंट क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है मिक्सचर ऑफ CuSO4 एंड NaOH, और ऑप्शन बी कहता है अमोनियल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनियल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है CH3CO CH3 4HI 420 AH2O 2I, तो ए क्या बनेगा। तो ये तो आपको याद रखना होगा, ये हमें बन करके जो तैयार होगा वो बनेगा प्रोपेन। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रोपेन एरो नहीं होगा, सीधे सीधे क्या होगा, प्रोपेन होगा। आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस बात को आप याद रखेंगे कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन की समस्याएं नहीं होती है कि जहां पर आपको लगेगा कि क्वेश्चन मिस्टेक है। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है बेंजीन प्लस एसिटिल क्लोराइड एनहाइड्राइड AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा। तो ऐसे स्थिति में ये बनता है एसिटोफिनॉल, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का होगा ऑप्शन बी। अगर आप बढ़िया से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को अच्छे से पढ़े होंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से एकदम कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, एल्डिहाइड प्लस 4HZNHCl, तो इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, तो इसके साथ सीधे सीधे ये इथेन बनता है। अगला है, देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिर से क्वेश्चन नंबर छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 32 है ये ना, खैर कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 32 पर कि C2H5NH2 प्लस HONO NaNO3 और HCl के प्रेजेंट होता है। तो जो एल्किन्स दिया है ना, जो एल्किन दिया है, जो एमीन दिया है ना, तो इसमें जो जितना कार्बन होता है, आप याद रखेंगे, जितना कार्बन होता है उसी का एल्कोहल बना देता है, जितना कार्बन होता है उसी का एल्कोहल बना देता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कितने कार्बन है, C2H5 दिए गए हैं, तो इसका क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। तो एल्कोहल मतलब OH, तो C2H5OH। बस एक बात याद रखेंगे कि एमीन जो दिया गया है उसमें जितने कार्बन है हमें उसी का एल्कोहल मिलेगा, तो जितने कार्बन है उसी कार्बन का मुझे क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। तो C2H5OH। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है माल्टोज इज मेड ऑफ, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन है, माल्टोज इज मेड ऑफ। तो माल्टोज इज मेड ऑफ, माल्टोज जो बनके तैयार होता है अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि 32 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगर आप याद रखे होंगे तो एकदम सीधे से आप उसका आंसर कर सकते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ब्यूना 5 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखिए यहाँ 5 नहीं होना चाहिए था, ब्यूना S होना चाहिए था, ब्यूना S इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए बच्चे आप याद रखना कि जो बुना लिखा हुआ है, बुना S, ये क्या है, देखिए यहाँ पर 3 शब्द है, इसको हम जोड़ेंगे, बुना BU Na और S। BU का मतलब होता है ब्यूटाडाइन, ब्यू का मतलब क्या होता है, ब्यूटाडाइन, और Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, और S होता है स्टाइलिन के लिए। S किसके लिए आता है, स्टाइलिन के लिए। तो आप देखें ब्यूना S को आप कैसे प्राप्त करते हैं, तो ब्यूना S को आप कैसे प्राप्त करते हैं, तो ब्यूटाडाइन, BU से हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटाडाइन हो जाएगा, और S है तो S से एस्ट्रीन हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, एस्ट्रीन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा जो ऑप्शन होगा ए। तो इसी प्रकार से केमिस्ट्री 1 का हमारा सेट कंप्लीट हुआ। कल हम लोग केमिस्ट्री 2 का हम लोग सेट 2 का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।